दूसरा विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर है। कोई भी देश ये बताने की कसर नहीं छोड़ रहा है कि इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, जिसे जहां जो सैनिक मिल रहा है वो वहां उसे बेरहमी से मार दिया करते हैं या फिर उन्हें बंदी बनाकर अपने देश लेकर चले जाते हैं। जैसे कि अभी चाइना का एक लड़ाकू जहाज जिसमें हजारों की तादाद में जापानीज और अमेरिकन सोल्जर कैद है, जिन पर न जाने कब से अत्याचार कर रहे हैं ये लोग। अब इन सभी को युद्ध के मैदान में पकड़ा गया है और अब इन्हें बेरहम जेल में बंद किया जाएगा। पर इससे पहले जहाज जमीन को छुए उतने में उस पर लड़ाकू हवाई जहाज धावा बोल देते हैं और इन्हें पल भर में पानी में डुबा दिया जाता है। सुबह का सूरज निकलता है तो हमने देखा कि महाद्वीप के किनारे एक छोटे टापू पर कुछ लोग बेहोश पड़े हैं, जिसमें एक जापानी शख्स तारो भी है। उसके पैरों में जंजीर है। इसे ये साबित होता है कि जो बेड़ा रात में डूबा था उसी में ये मौजूद था। पर सिर्फ वही नहीं, वहां दो और लोग भी थे, जिसमें से एक अमेरिकन था और एक अनजान। पर वो शख्स अब मर चुका है, पर अमेरिकन जिंदा है या नहीं हमें नहीं पता। इसीलिए तारो अब बंदूक निकालता है और धीरे से, लेकिन इतने में वो उठ गया और दोनों में भयंकर लड़ाई होना शुरू हो गई। इस दौरान हम गौर करते हैं कि दोनों के पैरों में जंजीरें बंधी हुई है, जिसका सिरा दोनों से जुड़ा है, यानी कि ये दोनों ही युद्ध के कैदी हैं। अब यहाँ इस अजीब से द्वीप पर अटक चुके हैं, पर अभी भी ये दोनों की लड़ाई थम नहीं रही है। एंड्रयू तारो पर भारी पड़ रहा है कि तभी एक काली परछाई एंड्रयू को समुद्र की गहराई में खींचने लगती है। वो तो सही मौके पर तारो अपनी बंदूक से उस पर गोलियां बरसा देता है तो वहां जो कुछ भी था वो भाग निकलता है। पर इस काली परछाई को देखकर दोनों शांत हो जाते हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि ऐसे लड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला और इसीलिए अगर उन्हें जिंदा रहना है तो साथ में रहना पड़ेगा, वरना एक को मारकर दूसरा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। तो अब सबसे पहले ये उस द्वीप के चारों ओर कुछ काम की चीजों की तलाशते हैं, जिस दौरान उन्हें उसी जहाज से बहकर कुछ ऐसे बक्से मिलते हैं जिसके पास कुछ लाशें भी थी, जिनमें देखकर उन्हें यकीन हो गया कि उन्हें ले जाने वाला बेड़ा इसी द्वीप के आसपास ही क्षतिग्रस्त हुआ है। उन बक्सों को खोलने पर इन्हें कुछ दिन तो खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कुछ दिनों का गुजारा करने लायक सामग्री थी। पर उसके बाद क्या होगा ये नहीं पता। उन औजारों की मदद से तारो ने मछलियां पकड़ी और फिर अंधेरा होने से पहले उन्हें पकाकर एंड्रयू को दिया, जिसे बड़े ही चाव से उसे खाया, क्योंकि दोनों ही बहुत टाइम से भूखे हैं। लेकिन अब इन्हें आगे का सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना है, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर पड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। पर उससे पहले तो इन्हें खुद को आजाद करना होगा इन जंजीरों से। तब तारो को याद आया कि वही औजार जो उसे बॉक्स में मिला था, और इसलिए उसने प्रहार करना शुरू किया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तब तारो ने कहा कि जंजीरों के सबसे किनारे वाले साइड पर मारो, यानी कि टखनों के साइड पर, जो सुन एंड्रयू को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अगर निशाना हल्का सा भी चूका तो उसका पैर जा सकता। लेकिन तारो को उस पर यकीन था, इसीलिए उसने कहा कि करो, और वो सही था। एक ही बार में जंजीर टूट गई, जिससे दोनों ही आजाद हो गए। एंड्रयू काफी खुश था, न जाने कितने महीनों बाद वो खुले पैरों में चल रहा है। जंजीर के टूटने की आवाज से मानो वहां एक हलचल पैदा हो गई। आसमान में पंछियों का झुंड उड़ने लग गया, और इस दौरान तारो को भी झाड़ियों के पीछे से किसी की चलने की आवाज आई, जिसे देखने के लिए जब वो वहां गया तो देखा किसी के अजीब से उल्टे पैरों के निशान थे। इतने में इन्हें दिखा कि दो जापानी सैनिक एक लोकल मछुआरे को पकड़कर इसी द्वीप की ओर आ रहे हैं। जो बात इन्हें कुछ ठीक नहीं लगती, पर अब तारो को एंड्रयू को डर सताने लगा है खुद के पकड़े जाने का, क्योंकि उन्होंने वहां पर खुद के रहने के सबूत छोड़े हैं। अगर वो उनकी नजर में आ गए तो ये मुसीबत में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ तारो खुद उन दोनों से निपटने का फैसला करता और एंड्रयू से छुप जाने को कहा। जैसे ही दोनों करीब आ रहे हैं, उन्हें एक बुझती हुई राख दिखाई दे रही है, जिससे वो और भी ज्यादा सतर्क हो गए। तब उन्हें वहीं पास लेटा एक शख्स दिखा। चादर हटाई तो वो तारो था, जिसकी जापानी भाषा को सुनकर वो समझ गए कि वो उन्हीं के देश का बंदा है। उसने झूठ कहा कि वो सुबह यहाँ पर बहकर आ गया, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे कहाँ जाना है। अब झाड़ियों से छुपकर एंड्रयू ये सब देख रहा था कि तभी उसकी नजर अपने कुछ ही दूरी पर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। वो भी उन्हीं लोगों को देख रहा है। ये कोई विलुप्त प्राणी था, जिसे आज से पहले ना ही एंड्रयू ने देखा और ना ही इस दुनिया ने। मन ही मन वो प्रार्थना कर रहा है कि कहीं वो उसकी नजर में ना आ जाए। जैसे ही उसकी पलकें झपकी, वो छू मंतर हो गया, जैसे कि हवा की तरह। और इधर इन सैनिकों ने दो पानी की बोतल को देखा। उन्हें कुछ शक हुआ, पर तारो ने इस बात को भी बहाना बनाकर टाल दिया। लेकिन इतने में एक सैनिक की नजरें पास ही पड़ी एक अमरीकी पोशाक पर पड़ी, जिसे एंड्रयू ने उतारा था। और ये देख उसने दूसरे सैनिकों को आंखों ही आंखों में इशारा किया, जिससे दोनों अब खड़े हो गए और झटके से तारो के ऊपर रखी चादर को हटा दिया, जिससे उन्हें उसके पैरों में कटी जंजीरों के टुकड़े दिखे। इससे उन्हें साबित हो गया कि ये कोई आम सैनिक नहीं है, बल्कि जंग में पकड़ा गया कैदी है, जिसे अपने देश से गद्दारी की है। इससे पहले कि वो कुछ सजा देते, उसे झाड़ियों की तरफ से किसी के गुर्राने की आवाज आई, जिसे सुनने के बाद मछुआरे ने एक डरावनी आवाज में कहा कि वो आ चुका है। मैंने मना किया था तुम्हें यहाँ आने के लिए, वो लौट आया है, उसे हमारी बू आ चुकी है।
उसकी जुबान पर बस एक ही लफ्ज था, मछली के सर वाला आदमी। ऐसा लग रहा है कि मानो उसने पहले भी उसे देखा हुआ है। अंदर गया सैनिक इधर उधर देखना शुरू करता है कि तभी उसके पीछे एक काला साया है और जैसे ही वो मुड़ा, एक ही झटके में उसका हाथ उसके शरीर से अलग था। उस जवान की चीखें बाहर खड़े सभी लोगों के खून को ठंडा कर देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर एंड्रियो बाहर जो उस बचे हुए सैनिक के गले में चाकू मारकर उसकी कहानी को खत्म कर डालता है और फिर दोनों ही जाकर पत्थर के पीछे छुप गए। अब बस बचा था वहां तो वो अकेला मछुआरा जिसके चेहरे पर मौत का डर था और कुछ देर बाद उसे भी एक दर्दनाक मौत नसीब होने वाली हो। इसीलिए उसे भागना शुरू किया पर ज्यादा दूर नहीं जा सका और वो दानव ने एक लंबी छलांग मारी और उसकी पीठ पर अपने दांत को घुसेड़ दिया, जिससे कि बेचारे की वही मौत हो गई। उस दहशत को देखकर इन्होंने जंगल की ओर अपना रुख मोड़ लिया और भागते भागते इन्हें भी पता नहीं चला कि वो इन्हीं के पीछे है। अचानक तभी एंड्रियो का पैर मुड़ा और वो वहीं गिर पड़ा। ये पहली बार था उसने उस दानव को इतने करीब से देखा था। उसके अजीब से बदबूदार दांत को इंसान को एक ही बारे में कच्चा खा सकते हैं और लग रहा है कि एंड्रियो उसका अगला शिकार है। लेकिन तारो ऐसा होने नहीं देगा। उसने उस पर वार करके उसे पीछे कर दिया और एंड्रियो को लेकर फिर से भागना शुरू किया। भागते भागते इन दोनों को पता ही नहीं चल पाया कि कब ये एक दूसरे से अलग हो गए और जा गिरे एक गहरी खाई में। सुबह हुई तो एंड्रियो को होश आया। उसने खुद के सामने उस दानव को नहीं देखा जिससे उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो वहीं दूसरी ओर तारो की हालत थोड़ी गंभीर थी। उसके कंधे पर एक लकड़ी घुस चुकी है जो उसे काफी तकलीफ दे रही है। हालांकि वो जहां पर अटका है वो जगह एंड्रियो के हिसाब से सुरक्षित थी क्योंकि वो एक झरने के ऊपर अटका पड़ा है जिसका सिरा अब टूटने ही वाला है। इसके पहले वो खुद को संभाल सके वो फिसल गया और जा गिरा उस ठंडे पानी में। लेकिन उसने खुद को जैसे तैसे करके संभाल लिया और तैरते तैरते किनारे तक आया। तभी उसकी नजर पड़ी दूर एक चट्टान पर जहां वही दानव खड़ा था जो उसे देखकर गुर्रा रहा है, मानो कि वो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। एंड्रियो को अब समझ आ चुका है कि अगर उसे खुद की जान बचानी है तो बस एक ही रास्ता है और वो वापस उसी समुद्र के तट पर जाना होगा। इसीलिए वो नदी के विपरीत चलना शुरू करता है पर वो पहले से ही थका हुआ है। ऊपर से उसका शरीर भीगा हुआ है जिससे उसके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो चलता गया। काफी दूर आ जाने के बाद थोड़ा रुक वो आराम करने का फैसला करता है। लेकिन जब उसने खुद की गर्दन को दाईं ओर घुमाया तो वहां एक विशाल नर मगरमच्छ बैठा था जिससे उसकी सांसें अटक गई। एंड्रियो पूरी तरह से कांप रहा है, लेकिन अगर उसने हल्की सी भी हरकत की तो अगला क्षण उसके मुंह में होगा वो। और इसीलिए उसने धैर्य से काम किया, जिससे हुआ ये तो मगरमच्छ ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया और चुपचाप पानी में चला गया। उसने पहाड़ी रास्ते को चुन लिया तो वहीं उसे जल्दी किनारे तक लेकर जाएगा। इस दौरान उसे फिर से वही दानव दिखा जो नदी किनारे बैठकर खुद के घावों को साफ कर रहा है। तभी एक मगरमच्छ पानी से निकला और उसे अंदर खींच ले गया। इस चीज को देखकर एंड्रियो बहुत खुश होता है, चलो कम से कम वो मर तो गया। लेकिन अगले ही पल वो वापस बाहर आया और खुद के हाथों से मगरमच्छ के जबड़े को ही अलग कर डालता है। अब ये देख उसकी सांसें फूल गई कि सच में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए उसने अपनी गति को और तेज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ तारो लंगड़ाते हुए नदी के रास्ते आगे बढ़ रहा है कि उस दौरान उसके हाथ उसी की तलवार लग गई जो उसके लिए काफी अच्छी चीज है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आगे जाने पर उसकी नजर एक लाश पर भी पड़ी जो पेड़ से लटकी हुई है। जैसे ही वो उसके करीब गया वो एक गड्ढे में गिर गया जहाँ कुछ ऐसा था जिससे उसकी आंखें फट जाती है। जहाँ उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसी दानव का बेटा था वहां पर, लेकिन मरा हुआ। यानी कि यहाँ पर सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा परिवार है। तो अब उसने हिम्मत करके खुद को बाहर निकाला और उस लाश के पास गया जो किसी पायलट की थी और यहाँ पर आकर वो लटक चुका था। उसी की गोली से वो दानव का बेटा मरा होगा क्योंकि उसके पास उसे कुछ बुलेट पड़ी मिलती है। तारो ने उसके हाथ से बंदूक ले ली और फिर आगे बढ़ गया। लेकिन अब रास्ता खत्म हो चुका है। उसे घने जंगलों के बीच से होकर आगे जाना होगा जो खतरनाक हो सकता है, पर करना तो पड़ेगा। इसीलिए उसने हिम्मत की और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वो क्रैश फाइटर जेट भी मिला उसी पायलट का। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, यानी कि खतरे की घंटी आज बजने वाली है, क्योंकि जितना अंधेरा उतना ज्यादा जान का खतरा। अब भटकते भटकते एंड्रियो उसी क्रैश प्लेन के पास पहुंच गया, पर वो वहां से आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उसे एक आइडिया आया क्यों ना इसी प्लेन की धातु से नुकीले हथियार बनाए जाए। तो उसी काम में वो लग गया और कुछ देर बाद उसे एक नुकीला भाला बनाकर तैयार भी कर लिया जिसे वो खुद की रक्षा कर सकता है। इधर कॉकपिट में मौजूद कुछ और सामान भी उसके हाथ लग गया, लेकिन सबसे अहम चीज थी वो प्लेन के नीचे लगी एक एक्टिव मिसाइल जिसे उसके दिमाग की घंटी और बजती है। इतने में उसके पीछे कोई आता है और दिखता है असल में ये तो तारो था
जिसने उसे देख लिया और दोनों एक बारी फिर से साथ आ जाते हैं। उसने बताया कि आगे एक गुफा है जहाँ कुछ अजीब सी चीजें देखी उसने। तो दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक विशाल अंडा लटक रहा था जो उसी दानव का था। एंड्रयू ने तुरंत कहा कि इसे यहीं पर फोड़ कर खत्म कर दो, वरना ये आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों को मारते रहेंगे। पर तारो का कहना था अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो और गुस्से में आ जाएगा जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो एंड्रयू के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो उस मिसाइल की मदद से घोंसले के साथ उस दानव को भी मार डाले। तारो मान गया। फिर दोनों ने बड़ी ही मुश्किल से उस मिसाइल को प्लेन से अलग किया और उस गुफा के करीब लाए। पर अब एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मिसाइल का टाइमर अटक जिसे अब किसी औजार से ही ठीक किया जा सकता है, लेकिन इनके पास ऐसा कोई औजार है ही नहीं। तभी एंड्रयू को याद आया कि वो कुल्हाड़ी जो कॉकपिट में मौजूद थी, इसीलिए वो फौरन भागती हुई गया और उसे लेकर आया। लेकिन अब वो जंग खा चुकी है जिसके कारण अब उसका बाहर आना नामुमकिन लग रहा है। इधर गुफा में अब वो दानव वापस आ चुका है। अकेला तारो उसे लड़ने के लिए तैयार था क्योंकि अभी भी एंड्रयू से वो कुल्हाड़ी बाहर नहीं निकल रही है। अकेला तारो उसके लिए काफी नहीं है, जिसके कारण वो उसे बड़ी ही बुरी तरह से उठाकर पटक रहा है। इतने में अचानक से एंड्रयू वो कुल्हाड़ी बाहर लाया और फिर उसने उसी पर उसे कई वार किए। दोनों मिलकर अब उसे मार रहे थे। तब दानव को लगा कि अब वो उस पर भारी पड़ रहे, तो वो अचानक उसी अंधेरे में गायब हो गया। तब एंड्रयू को लगा कि अब समय आ गया है और इसलिए तुरंत ही जाकर वो टाइमर को ठीक कर दिया। लेकिन इतने में वो दानव दोबारा लौटा और एंड्रयू पर झपट पड़ा। उसका पूरा पेट उसने अपनी दांग से फाड़ कर रख दिया। पीछे खड़ा तारो बहुत कोशिश किया कि उसे दूर कर दे, लेकिन अभी कोई भी चीज काम नहीं कर रही है। और इसी गुस्से में आकर उसने अंडे पर शूट किया, जिससे कि उसके अंदर पड़ रहा शिशु जमीन पर आकर गिरा। जो देख वो दानव मानो गुस्से से पागल हो जाता है और पूरी तरह से आक्रोश में आ जाता है। वो इस बीच एंड्रयू को भी एहसास हो गया कि उसका समय अब आ चुका है। उसने तारो को जाने को कहा पर वो मान ही नहीं रहा है। वो उसे अकेले ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता है, पर वो क्या करे, जाना तो उसे पड़ेगा। इसीलिए वो बाहर आ गया और कुछ ही पल बाद गुफा में एक भयानक धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया उसी आग। धीमी कदमों के साथ अब वो किनारे की ओर जाने लगा, लेकिन तभी एक ऐसी चीज हमें जानने को मिली जो किसी भी होश उड़ा देती है। वो दानव अभी भी जिंदा था। जी हाँ, उस भीषण धमाके से भी उसे कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अब तारो ने ठान लिया, या तो हार या तो पार। उसने वो अपनी समुराई तलवार निकाली जिससे वो उसके सामने आया और छुप कर उस पर कई वार किए। हालांकि इसमें वो बुरी तरह से घायल होता है, लेकिन उसने उस दानव को उसके घुटनों पर ला दिया और जान से नहीं मारा, क्योंकि उसे ये सच्चाई पता थी कि वो जिसे मार रहा है उसी का ये घर है और हम सभी बाहरी लोग हैं जो उसके घर को तबाह कर रहे हैं। इसीलिए वो उसे वैसे ही छोड़कर वहां से चला गया और फ्लेयर चलाने के बाद वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक अमेरिकन नेवी के जहाज पर था और उन्हें उसके पास एंड्रयू की अमेरिकन आर्मी की बैलेट मिली, जिसे वो काफी गंभीरता से देखती हैं और पूछते हैं कि असल में उसके साथ क्या हुआ। तो तारो ने बाहर देखा और खुद की कहानी को सुनाना शुरू कर दिया। उन दिनों की याद में खो गया जब उसके दोस्त एंड्रयू ने खुद कुर्बानी दी ताकि वो जिंदा रह सके। और अंत में हम उसी दानव को उस टापू पर देखते हैं जो कि अब अपने अगले शिकार की फिराक में बैठा है और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।